भारत को कैसे खोजा? क्या ये कहीं खोया हुआ था या यहाँ के लोगों को कोई जानता नहीं था? तो आइए आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता क्यों माना जाता है, जिसके लिए इनको इतनी प्रसिद्धि भी मिली। और गोवा में तो एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि हम अपने ही पड़ोसी का घर खोज ले और पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। दोस्तों 20 मई 1498 को यूरोप से भारत में मसाले का व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा भारत आया था, जो सबसे पहले पुराने लिखित साक्ष्य वाले भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे पूरी तरह लूट लिया। यूरोप आज से 600 साल पहले से ही बहुत विकसित था और उस समय भारत पर बाहरी ताकतों का कब्जा था। ये ताकतें भारत को सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह नुकसान पहुंचा रही थी, साथ साथ यहाँ पर भारी लूटपाट भी कर रही थी। हालांकि यूरोप के कई देश औपनिवेशिक दौर से गुजर रहे थे। उस समय यूरोप के पुर्तगाल देश में जॉन द्वितीय नाम का एक राजा था। ये लोग अपने देश का ज्यादातर भारत से ले जाते थे। भारत मसालों का राजा हुआ करता था। हालांकि भारत आज भी दुनिया के ज्यादातर देशों को मसाले निर्यात करता है, पर अरब देश व्यापार में अपना आधिपत्य रखने के लिए पुर्तगालियों को ये कभी नहीं बताते थे कि हम ये मसाले भारत से लाए हैं, और इसी वजह से वे पुर्तगालियों से भारी कर वसूलते थे। पर पुर्तगाली समझ गए थे कि उनके पास आने वाला मसाला अरब देश भी कहीं और से आयात करते हैं और बीच में ही मोटा धन कमाते हैं। फिर उन्हें पता चला कि ये सभी मसाले कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक बात है भारत की, तो इसके एक और विशाल हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिससे पार करना उस दौर में लगभग असंभव था, और दूसरी ओर तीनों तरफ से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से भी कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन इस रास्ते से अरब के लोग आने जाने में इस्तेमाल करते थे और वो किसी और को यहाँ से आने नहीं देते थे। और तीसरा समुद्री मार्ग था, जिसे केवल और केवल समंदर स्वयं ही पार कर सकता था। लेकिन एक तरफ देशों की सीमाएं पार करनी होती थी, जिनमें अरब देश शामिल थे। उन्हें भारी सीमा कर देना पड़ता था और कुछ राजा तो उन्हें अपनी सीमा पार करने की अनुमति भी नहीं देते थे। इसलिए पुर्तगाली केवल जल मार्ग से ही भारत आ सकते थे। यहाँ हम पुर्तगाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरोप में उस समय केवल पुर्तगाल ही विदेशी व्यापार में इच्छुक था। पुर्तगाल ने भारत आने के कई मिशन बनाए, पर उस समय इतने बड़े महासागरों के पार जाने की जानकारी किसी के पास नहीं थी। भारत से उस समय ज्यादातर गुलामों को और सोने, हाथी दांत, हाथी से बनी हुई सिल्कार, रंग बिरंगी तितलियां और अलग अलग रंग के तोते बाहर विदेशों में जाते थे, और यूरोप तक समुद्री तूफान में जहाज डूब जाती थी। इस स्थिति में यूरोप के नाविक एक ऐसे देश की खोज में निकल पड़े थे जिसके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक महान नाविक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में रास्ता भटक गए और अमेरिका जा पहुंचे। कोलंबस को लगा कि यही भारत है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि उस समय सारे बड़े देशों की जानकारी तो थी, लेकिन उनकी स्थिति किसी को मालूम नहीं थी, या कहे तो समुद्री मार्गों के साथ विश्व का मानचित्र नहीं था। सभी यात्री अपने साथ कागज पर मानचित्र बनाकर चलते थे। उन्हें जैसे ही कोई नया रास्ता मिलता तो उसे विश्व के मानचित्र में दर्शाते। कोलंबस ने जिस जगह से अमेरिका में प्रवेश किया, वहाँ के मूल निवासियों को आज भी रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास के महान खोजियों के प्रति किसी देश का सम्मान था। साल 1488 में पुर्तगालियों के हाथ एक बड़ी उपलब्धि लगी। चारों ओर से विशाल यूरोप में फैले समुद्र में बार्तोलोमे डायस ने एक तट को खोज निकाला, जिसे कैप ऑफ गुड होप कहा गया, जहां से भारत की यात्रा की जा सकती थी। इस उपलब्धि और कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डी गामा 8 जुलाई थी। उस समय इतनी बड़ी समुद्री यात्रा के लिए निकलने वालों के वापस आने का कोई भरोसा नहीं होता था। वास्को डी गामा अपने लोगों के साथ यात्रा करते हुए 4 नवंबर 1497 को अफ्रीकन कोस्ट पर पहुंच गए थे। हालांकि ये साक्ष्य किसी किताब में नहीं मिले हैं, क्योंकि वास्को डी गामा ने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी थी। लेकिन उस समय सभी नाविक अपने साथ एक डायरी रखते थे, जिसमें वो यात्रा के दौरान सभी घटनाओं का वर्णन करते थे, जिसे वापस जाकर महाराज को दिखाया जा सके, क्योंकि ये अब अफ्रीका पहुंच चुके थे और उस समय तक अरबियों ने अफ्रीका के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाया हुआ था।
ये लोग अफ्रीका के मोजाम्बिक में रुके थे। वहाँ ये लोग कुछ तोहफे लेकर भी गए थे जो उन्होंने सुल्तान को दिए, क्योंकि वास्को डी गामा ईसाई थे और इस्लामिक शासन था, इसलिए वहाँ के लोगों को लगा कि ये हम पर अधिकार करने आए हैं, इसलिए वास्को डी गामा वहाँ से जल्दी ही निकल गए। कुछ महीनों तक लगातार सफर करते हुए 10,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद 20 जगहों पर ठहरता था। वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए नया मार्ग खोज निकाला। वहाँ उनका विदेशी यात्री के तौर पर स्वागत किया गया और बाद में उन्होंने राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। बाद में वहाँ यूरोपीय कारोबार बढ़ने लगा। यूरोपीय लोगों को ये समझ आ गया था कि अरब देशों का आधिपत्य कम करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए उन्होंने व्यापार के साथ साथ विकास के काम भी शुरू किए, जैसे अस्पताल बनाना, बच्चों के लिए स्कूल बनाना, जिससे लोगों का उन पर भरोसा हो जाए। कालीकट में 3 महीने तक ठहरने के बाद वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौट गए और जब वो अपने देश पहुंचे तो उनके साथ केवल 50 ही साथी बचे थे। बाकी लोगों को किसी न किसी कारण से रास्ता खोज निकाला। इसके लिए उनका बहुत बहुत आदर सम्मान हुआ। कालीकट आज के केरल राज्य में स्थित है। बाद में साल 1499 में भारत की खोज की एक खबर चारों ओर फैलने लगी। उस समय तक विश्व का मानचित्र लगभग बनकर तैयार हो चुका था। हालांकि आज के समय में इतनी तकनीक होने के बावजूद भी कुछ देश या समुद्री मार्ग अभी भी खोजे जा रहे हैं और उन्हें मानचित्र में स्थान दिया जा रहा है। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आक्रमण करते रहे। उन्होंने भी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में पूरा जोर दिया, जो कि उस समय तक भारत में न के बराबर था। उन्होंने सती प्रथा को भी बंद करने पर जोर दिया, जिससे विधवा हुई महिलाओं के साथ ईसाई धर्म को और बढ़ाया जा सके। इसलिए आज भी हम गोवा, केरल आदि में ईसाई धर्म को बहुतायत लोग भी भारत आने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय तक यूरोप से भारत का मार्ग नहीं खोजा हुआ होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत नहीं आती, जिसने 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में ले लिया था। बाद में 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध होते रहे और इस क्षेत्र की सतह बदलती रही। बात करें वास्को डी गामा की तो 1503 में वो पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहीं रहे।